है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। These lines by Ramdhari Singh Dinkar remind me of the woman of the hour, the author of Bol Halke Halke, Mrs. Aarti Chaudhary. Considering she's my aunt, I have a personal bias towards her. I have seen her undeterred against severe oddities that life has thrown at her. But when you read her book, you would be as unsurprised by it as well. She has had a myriad of experiences raising Athar that were no small ordeal. But with seamless persistence, she has knocked off all the challenges and managed to pen down a book for all those parents who find themselves lost today. Writing down her experience is a big feat, not just because of it being one of the first such literatures in Hindi, but because it is a positive step in the right direction of normalizing our attitude towards any child who stands out from the crowd. So I welcome on dais with much pleasure Mrs. Aarti Chaudhary. Please give her a big round of applause. यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी कीमती समय में से इस पुस्तक के विमोचन के लिए समय निकाला। मैं अपनी बात की शुरुआत एक वाक्य से करना चाहती हूँ कि सपने देखने चाहिए। अगर आप सपने देखोगे नहीं तो वो पूरे कैसे होंगे। जब बोल हल्के हल्के के पहले 2 भाग प्रकाशित हुए तो मैंने सपना देखा था कि काश मैं ये किताबें ऋचा अनिरुद्ध जी को भेंट कर सकती। इसके पीछे की वजह ये थी कि ऋचा मैम ने अक्सर समाज के उन पहलुओं को छूने की कोशिश की है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते। पहली 2 किताबें भेंट करना तो संभव नहीं हो पाया, लेकिन तीसरी किताब के वक्त मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे लिए ये एक सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि ऋचा मैम ने अपनी कीमती समय से समय निकाल के इस पुस्तक के विमोचन को अपना समय दिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अब बात बोल हल्के हल्के की। ये पुस्तक मेरी सोच का आईना है और मेरे अनुभवों का पुलिंदा। ये अनुभव इसलिए ख़ास हैं क्योंकि इस समाज के कुछ खास वर्ग ही इस अनुभव से गुजरते हैं और कुछ विशेष वर्ग ही इसे महसूस भी कर पाते हैं। इस स्पेशल दुनिया में जब मैंने कदम रखा तो मुझे बहुत ही भारी भरकम शब्दों का सामना करना पड़ा, जैसे सेंसरी प्रोफाइल, बिहेवियर एनालिसिस, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। इन शब्दों को समझते हुए नई दुनिया में कदम बढ़ाना मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। ऑटिज़्म के इतने आयाम हैं कि उनमें तारतम्य बिठाना किसी भी माता पिता के लिए बहुत ही कठिन होता है। ऑटिज़्म का शाब्दिक अर्थ होता है स्वलीनता, यानी कि स्वयं की दुनिया में इतना मग्न रहना कि अपने आसपास के वातावरण की पूर्णतया अनदेखी कर देना। स्वयं में लीन होने की इसी जीवन पद्धति के कारण ऑटिस्टिक बच्चों का बौद्धिक और कभी कभी शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है। विकिपीडिया ने इसे एक विकार के रूप में परिभाषित किया है, लेकिन मैं इसे मस्तिष्क विकार नहीं मानती। मैं इसे अलग संरचना वाले मस्तिष्क के रूप में परिभाषित करती हूँ। अगर यह विकार होता तो चिकित्सा जगत ने कुछ ना कुछ उपचार निकाल लिया होता। ऑटिज़्म से संबंधित जानकारियाँ जो सामान्य लोगों के समझ में आ सके वो मैंने बोल हल्के हल्के 1 में देने का प्रयास किया है। मेरी जैसी ज़्यादातर माएँ अपने ऑटिस्टिक बच्चों के भाषा विकास के लिए चिंतित रहती हैं। जब मैंने अथर्व की थेरेपी कराई तो देखा कि प्रगति की गति बहुत धीमी थी। ऐसे में मैंने अपने तरीके भी इस्तेमाल करने प्रारंभ किए, जैसे पिक्चर कार्ड का इस्तेमाल करना, खेल खेल में सिखलाना, बच्चों के साथ बच्चा बन जाना। धीरे धीरे मुझे अपने तरीकों में सफलता मिलनी शुरू हुई और मेरे बेटे अथर्व की भाषा में काफ़ी सुधार हुआ। यही वो वक्त था जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने अनुभव और अपने तरीके दुनिया के साथ बांटने चाहिए, ताकि मेरे जैसे और भी जो माता पिता हैं उन्हें इस पुस्तक से फ़ायदा हो। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए थेरेपी एक भोजन की तरह है, लेकिन थेरेपीज़ महंगी होती है। ऐसे में एक साधारण इंसान के लिए थेरेपी ज़्यादा समय तक जारी रखना मुश्किल हो जाता है। माँ बाप का धैर्य भी जवाब देने लगता है। थेरेपी के अभाव में ये बच्चे समाज का हिस्सा नहीं बन पाते और अलग थलग पड़ जाते हैं।
मैंने ये किताब ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता को केंद्रित करते हुए लिखी है, ताकि उनके पास अपनी एक गाइड बुक हो, एक दिशा पत्र हो, जिस पे चल के वो अपने बच्चों में विकास ला सके। इस पुस्तक को दुनिया के सामने लाने की दूसरी वजह यह है कि मेरी जैसी और भी माएँ दुनिया के सामने आएँ और अपने अनुभव साझा करें। मैं चाहती हूँ कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ये किताबें एक नॉर्मल बच्चे की टेक्स्ट बुक की तरह हर जगह अवेलेबल हो, जिसमें ऑटिस्टिक बच्चे की माएँ अपने अनुभव साझा करें और ऑटिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा समझा जा सके। पुस्तकों को हल्का बनाए रखने के लिए मैंने इसे क्रमवार तरीके से 3 भागों में बांटा है, ताकि यह ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता के लिए बोझिल साबित ना हो और वो इसे आसानी से कहीं भी ले जा सके। इस पुस्तक को बोलता हुआ बनाने में मेरे भतीजे प्रतीक झा ने पूरा सहयोग दिया है। उनके बनाए चित्रों ने इस पुस्तक में 4 चांद लगा दिए हैं। प्रतीक झा को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। अब मैं अपनी पुस्तक के कुछ अंश यहाँ पढ़ने जा रही हूँ, ताकि ऑटिज़्म पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश डाला जा सके। सबसे पहले तो आप स्वयं को यह विश्वास दिलाएं कि ऑटिज़्म एक विकार नहीं है। आपका ऑटिस्टिक बच्चा विश्व की ज़्यादातर आबादी से अलग है। वह अलग बनाया गया है क्योंकि वह हम जैसा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि उसमें विकार है। उदाहरण स्वरूप जंगल बुक फिल्म के किरदार मोगली को लीजिए। वह एक सामान्य सा बच्चा है, लेकिन जब वह जंगल पहुंचता है तो सबसे अलग दिखता है। बुराई तो उसमें कुछ भी नहीं थी, लेकिन जंगल में रहना था तो जंगल का कानून उसे मानना पड़ा। सो उसने खुले बदन रहना, कच्चा मांस खाना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाना, चीते की गति से दौड़ना सब सीख लिया। इसी तरह हमारे बच्चों को भी इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए यहाँ के तौर तरीके सीखने ही होंगे। बस सिखाने की इसी प्रक्रिया को थेरेपी का नाम दिया गया है। चूँकि थेरेपिस्ट लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए वह इस काम को आसानी से कर लेते हैं। एक माँ होने के नाते आप अपने बच्चे की सबसे अच्छी थेरेपिस्ट साबित हो सकती हैं, और इसका प्रमाण बहुत सारी माताओं ने अपनी मेहनत की बदौलत अपने बच्चों के जीवन में सुधार कर दिया है। इसके लिए आपकी लगन सच्ची होनी चाहिए और साथ में कभी हार ना मानने वाला जज्बा भी। इस बच्चे को धरती पर लाने के बाद उसे समाज का हिस्सा बनाना, उसके अनुरूप ढालना भी आपकी जिम्मेदारी है। चूँकि आपने ये पुस्तक खरीदी है, मेरा पूरा विश्वास है कि आप भी अपने बच्चे पे ऐसा ही काम करना चाहती हैं। इसीलिए स्वागत है इस अनोखी दुनिया में, जिसमें ना सिर्फ आपके बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होगा, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी आपके व्यक्तित्व को बदल के रख देगा। Now I would like to request the chief guest, the guest of honor and the author to launch the book to the entire nation. Unwrap the books on their tables. आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। अब मैं ऋचा मैम से अनुरोध करती हूँ कि वो हम सब के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें। इतने सारे थॉट्स मन में हैं, तो माफ़ कीजिएगा अगर मैं इधर से उधर भटकती चली जाऊँ। जब मैं किताब देख रही थी, हमारे पास कल आ गई थी बुक, और उतना वक्त नहीं था, लेकिन मैं तीनों, इनफैक्ट आपकी सिर्फ ये वाली नहीं, मैंने भाग 1 और 2 पलट कर देख रही थी। और एक थॉट ये आया, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग ज़िंदगी लाइव, मैं इतने सालों से 2007, उसके बाद अब ज़िंदगी विद ऋचा कर रही हूँ। हमेशा मेरी कोशिश रही कि हम जो एक सबसे बड़ी ताकत हम इंसानों की होती है, द फाइटिंग स्पिरिट, कि कुछ भी हमारे साथ हो जाए हम उससे लड़कर बाहर कैसे निकलें, उसको ही मैंने हमेशा सल्यूट किया है, सलाम किया है। और मैं सोच रही थी कि एक माँ ये भी हो सकता था कि बहुत बहुत दुख भरी कहानियाँ, अगर उसको लिखने का शौक़ है तो बहुत दुख भरी कहानियाँ लिखे या अपना दर्द सिर्फ लिखे। बट जैसा कहते हैं ना, डोंट कम टू मी विद अ प्रॉब्लम, कम टू मी विद अ सोल्यूशन, टेल मी व्हाट इज़ द सोल्यूशन। तो जब मैं पुस्तक पलट रही थी, एक तो सबसे 2-3 चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आरती जी, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू दैट स्पिरिट ऑफ योर्स, जिसने अपना दुख नहीं, आपने जो अपनी यात्रा की है
और आपने समझा होगा कि और बहुत सारी माँओं का वो दुख हो सकता है, दुख भी नहीं कहूँगी मैं उसको, एक संघर्ष कहूँगी। आई थिंक दुख नहीं कहना चाहिए उसको। हर बच्चा अपने आप में इतना इतना स्पेशल होता है, और किसी भी माँ के लिए, इसलिए दुख आई थिंक आई यूज द रॉन्ग वर्ड, संघर्ष है। इन बच्चों के साथ संघर्ष थोड़ा ज़्यादा होता है आपका, बाकी हर बच्चे को पालने में हर माँ का अपना अलग संघर्ष, अलग यात्रा होती है। आपने ये सोचा कि जो संघर्ष से आप गुजरी हैं और जो आपने सीखा है उसका फ़ायदा दूसरों को मिल सके, तो ये आपकी सोच ही बहुत, मतलब मुझे लगता है कि उसको सलाम। और क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें इंग्लिश में तो अवेलेबल होता है मटेरियल, लेकिन हम कई बार उन माँओं को भूल जाते हैं जो बहुत छोटे कस्बों में, गाँव में होंगी, वहाँ भी ऐसे बच्चे होते होंगे, वो माएँ बहुत कम पढ़ी लिखी होती होंगी, अंग्रेज़ी समझना तो दूर की बात। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो उस समय एक आध महीना तो पेरेंट्स के लिए एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, उनको समझ नहीं आता हमें आगे क्या करना है। उसके बाद वो धीरे धीरे संभलते हैं, हालात से समझौता करते हैं। तो आपने ना ऐसी बहुत सारी माँओं को एक सहारा दिया है कि तुम अकेले नहीं हो, माँओं नहीं, सिर्फ पेरेंट्स को ही, कि तुम अकेले नहीं हो। वी ऑल गॉन थ्रू, अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी, एंड ये तुम्हारे लिए एक ABCD है। इसको पकड़कर, इसको सहारा लेकर तुम लोग भी, तुम्हारी दिक्कतें कम हो सकती हैं। जिन दिक्कतों को मैंने झेला वो तुम्हें ना झेलना पड़े। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने हिंदी में पूरा किया है। और आप, उनका क्या नाम है, पुष्कर, प्रतीक ने बहुत अच्छे से, जो मैं पढ़ रही थी, पलट रही थी, तो बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। तो अच्छी बात मुझे इस किताब की लगी कि आपने बहुत इंटेलेक्चुअल जार्गन के बजाय आपने इतना बेसिक कि भाई ये ऐसे 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 कीजिए, तो दैट्स ब्यूटिफुल। हमने ऑटिज्म पर एक्चुअली शोज़ बनाए, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। ज़िंदगी लाइव जब हम लोग करते थे तो आई थिंक पहले दूसरे सीज़न में ही, और कई बार क्या होता है, किसी इशू को देखने का नज़रिया एक होता है। तो मैंने अपने बॉस से कहा ऑटिज्म करते हैं, तो बोले ऑटिज्म में क्या करोगी, तो मैंने कहा बच्चों की। बोले देखिए वो बच्चा तो, जो बच्चा है उसको तो कुछ नहीं पता, उस माँ की बात करिए, उस पिता की बात करिए जो उसको पाल पोस कर बड़ा कर रहा है, उनको सो कॉल इट पेरेंट्स ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। तो वो चीज़ फिर मैंने 5-6, हमारे जब हर एपिसोड में 5 गेस्ट आते थे, 4-5, उनका हम इंटरव्यू करते थे, तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है, क्योंकि जब आप ऐसे बैठकर लोगों से बात करते हैं तो समझ में आता है। एक मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि तब हमने ज़िंदगी लाइव के ज़रिए भी किया था, फिर ज़िंदगी विद ऋचा में हमने पिछले सीज़न में डाउन सिंड्रोम के 2 बच्चे जो अब थोड़े यंग हो गए, एक पॉटरी करता है गुड़गांव में, और एक मुंबई में कैफ़े चलाती है, अदिति's कैफ़े करके, उसको डाउन सिंड्रोम है। हम हमेशा ना एक और एस्पेक्ट जो भूल जाते हैं, सोसाइटी की इनसेंसिटिविटी। जो बच्चा है उसके प्रति आपने भी झेली होगी वो चीज़। कई बार अड़ोस पड़ोस, बच्चा पार्क में गया है तो दूसरी माएँ अपने बच्चों से क्या कहती हैं, वो सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमने जब इंटरव्यू किया तो पेरेंट्स ने हमारे साथ शेयर किया कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे से कहते थे इस बच्चे के साथ खेलना मत। तो आपने अभी तो उन मदर्स, उन पेरेंट्स के लिए बुक लिखी है आरती जी, बट मैं चाहूँगी कि कभी ना कभी भाग 4, भाग 5, जब आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाए, एक किताब प्लीज़ उस पर ज़रूर लिखेगा, अपने वो संस्मरण, जिससे थोड़ा सा हमें ना बीच बीच में समाज को भी ना हिलाने की बहुत ज़रूरत होती है कि भाई हम कितने इंसेंसिटिव हो जाते हैं, कई बार हम कितनी ऐसी बात कह जाते हैं और हम सोचते भी नहीं हैं कि सामने वाले पर क्या बीती होगी, या सामने वाले की जगह हम होते तो हम पर क्या बीतती। तो ये सब भी मुझे लगता है कि कांस्टेंट रिमाइंडर्स, तो अभी तो आपने पेरेंट्स ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए कर दिया है। आई थिंक यू शुड राइट वन बुक फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाने लायक समझा, एंड आई रियली फील ऑनर्ड। और हाँ, ये ज़रूर है कि कोशिश कीजिए कि किताब, जैसा क्योंकि हम कह रहे हैं कि स्मॉलर टाउन्स, रूरल एरियाज़, तो कैसे आप उसको करेंगे वो थोड़ा सा मुझे लगता है आनंद जी अच्छे से कि यू नो कैन वी सेंड देम टू लाइब्रेरीज़, छोटी छोटी जगहों पर जहाँ पर भी लाइब्रेरीज़ होती हैं, कई बार ज़रूरी नहीं, या स्कूल्स की, या जैसे भी करके इसकी जितनी रीच होगी उतना मुझे लगता है बहुत बहुत सारी मदर्स को, पेरेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। सो वो मुझे लगता है कोशिश, क्योंकि ये वाली किताबें मुझे पता है कि लोग इससे कोई रेवेन्यू के लिए नहीं लिखते, जो लिखता है उसको अपना दिल डाल देता है उसमें, और उसकी जीत उसमें होती है कि वो किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जिनको ज़रूरत है वो पहुँच जाए। तो मुझे लगता है ऑल ऑफ अस, इनफैक्ट हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, मैं आज इसके बारे में शेयर करूँगी सोशल मीडिया पे, आप सब लोग शेयर कीजिए, क्योंकि हम में से हर कोई कम से कम 2 या नहीं तो 1 फैमिली ऐसी जानता ही होगा जहाँ, आई नो मेरी एक एक्स कोलीग हैं, वो इनफैक्ट वो खुद ब्लॉग चलाती हैं, रेजिंग अ नॉन कॉन्फर्मिस्ट करके। सो कहीं ना कहीं वी वुड नो एटलीस्ट 1 फैमिली जहाँ ऐसा एक बच्चा है, उन सबको जहाँ भी मदद मिल सके। तो मुझे लगता है ऑल ऑफ अस शुड हेल्प आरती जी बाय डूइंग आवर बिट, बाय प्रमोटिंग द बुक एज मच एज वी कैन। एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई।
और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें जो काम करना है वो हम करेंगे। Thank you so much, Richa ma'am, for recognizing the author's efforts and suggesting such amazing um, steps that should be taken further. Next, I would like to invite on the dais Asmit Anand, son of the author, to recite a few words that he has prepared, which are very close to his heart, that narrate his experience of being a sibling to Athar. So this is a little poem I wrote dedicated to my brother, and it is small and it is in English, so here it goes. Humans are second to none, not manufactured in factories for your convenience of opinion. They are special just like me and you. They don't need you for what they do. You can ridicule them all you may. They will strive and stretch what people will say. Society will beat you, forge you, and shape you into a frame. And they will rebuke the ones who have the audacity to question the same. Autism is not a disorder, an ailment, or a diagnosable disease. It is a condition to be proud of and live with embrace. It is a trait of personality to enjoy and relish, not one to spend your life with anguish and red face. We can learn and collaborate, and together we'll grow. For what you reap shall come from what you sow. I have a lovely brother who has been blessed with this element of life. We may quarrel a lot on the mildest of a strife. We may have struggled to understand each other when difficult is the time. But the love and benevolence we share are moments to chime. He may be rough and fixated, but he is the best brother, endearing and elated. So who cares whether we are similar or not? We still have a lot to share and grow in a slot. Together we'll be friends and friends forever, nurtured and nourished with all of life's flavors. Ha ha. आपको ठीक से पोएम बोलना, ठीक है? एक बार दीदी को अनाउंस करने दो। इसको कोई बात नहीं करनी। वो माइक ले। नहीं सूर्य, नहीं सूर्य, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता उठो चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता कोई, खबरदार जो अंदर आए। बादल से कहता कोई, क्यों जलधार यहाँ पर सोई। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ, भागो जाओ। अम्मा कहती है घर घर में खेल खिलौना मत फैलाओ। पापा कहते हैं बाहर खेलो। खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सब बात बस चलता, जो चाहे वो डांट लगाए। That was Athar, and before him was Asmit. Both are the budding poets of the family. Now I invite our guest of honor for this evening, Mr. Anand Vijay Jha. He is presently a member of Oxford University, Said Business School's Corporate Affairs Academy. He's an ex-civil servant, a 1998 batch Indian Railway Personnel Services officer, who was also ADG and Director in Competition Commission of India. After this, Mr. Jha was the Chief Public Policy Officer for Walmart India and joined the UB Group as the Chief of Corporate Affairs. Words literally fall short to introduce his accomplishments. So without much further ado, I would request our guest of honor to bestow us with few words. Yeah, I think the occasion is not about me. It's about Aarti and the wonderful book that she has written. पहले तो मैं आप इस बात का मतलब बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने अनुभव को लिखा है, क्योंकि मैनेजमेंट स्कूल्स में, लॉ स्कूल्स में और सारी दुनिया में पढ़ के मैंने ये सीखा है कि ज़्यादातर लोग काफ़ी किताबी बातें लिखते हैं, जिनको आप सामान्य जीवन में जब उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप पाते हैं कि वो वैसे काम नहीं करती हैं। तो कितना भी रिसर्च हो जाए इस फील्ड में, ऑटिज़म के फील्ड में, जो एक माँ का अनुभव है और उसके जो अपने एक्सपीरियंस रहे ओवर द ईयर्स, वो जो उन्होंने उसको कलमबद्ध किया है, मेरे ख्याल से ये ठीक है, ये सबके लिए एक प्रेरणा है और ख़ासकर उन माँओं के लिए प्रेरणा है, उन परिवारों के लिए प्रेरणा है जिनके घर में ऑटिस्टिक बच्चे हैं। और जैसा कि अथर्व ने बताया हम लोग सबको कि खबरदार कोई ना उसे डांटे और वो जो करना चाहता है वो कर सकता है।
मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें समाज के हर वर्ग में फैलें, सारी भाषा में फैलें। इसके लिए ज़रूरी है कि इस किताब का जो दूसरी भाषाओं में भी संस्करण निकले और आइडियली इसका एक ई बुक निकले जो यूट्यूब में इलस्ट्रेशन के द्वारा हो। और मैं आरती और आनंद से बोलना चाहूँगा कि इस दिशा में जो भी व्यय आएगा वो मैं खुद बेयर करने को तैयार हूँ मेरी तरफ से, क्योंकि ये विषय बड़ा एक ऐसा विषय है जो समाज में हर लोगों को जोड़ता है। तो मैं ये ज़रूर निवेदन करूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो हम सभी को करना चाहिए। और आप सभी को, खासकर आनंद और आरती को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for the encouraging words. Now I would like to open the mic for questions from the audience. मेरे को ये हेलो मेरी काकी, मैं कांग्रेचुलेशंस काकी। मेरे को ये पूछना था, अथर्व के साथ आप इतने बिजी रहते हो और आपने 3 बुक्स लिख दिए. हाउ डिड यू मैनेज द टाइम? हाउ डिड यू फाइंड द टाइम टू राइट बुक एंड मेक श्योर यू शेयर इट विद एवरीवन? हेलो। जब आपको परेशानी मिलती है तो क्या होता है कि आप उसके साथ उसके निकलने के लिए हर तरफ से हाथ पैर मारते हैं। आप कोई भी इंसान दुनिया में परेशानी में रहना नहीं चाहता, सबको इससे निकलना चाहता है। तो जब आप परेशानी से निकल तो जाते हो, बट अपने जैसे बहुत से माता पिता को देखते हो कि वो अभी भी जूझ रहे हैं, तो आपको अंदर से खुद ही ख्याल आता है। मुझे ये लगता है कि मैंने भी ये नहीं किया है, ये मुझे इंस्पिरेशन भगवान से ही मिली है, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया। मैं थेरेपी सेंटर जाती थी, कोई स्टेप्स नहीं बताते थे, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो। लेकिन ये जो स्टेप्स आए मुझे कि मैं इसके बाद ये कराऊं तो होगा, उसके बाद ये, तो ये भगवान की तरफ से ही एक इशारा था कि मैं इसमें कुछ लिखूं और मेरे जैसे माँ बाप के काम आ सके ये। Thank you. I actually have a question for Richa ma'am. Actually, a lot of my friends, they work in NGOs, and at the end of the day, they feel quite exhausted and desensitized to a lot of issues. And as someone like you who has worked for so many years, like, do you ever feel exhausted or vanquished? I think हमेशा ही हुआ है. We've done very, very difficult episodes. And I think that was one very big reason. 2008-9 के आसपास फिर मैंने ओशो को पढ़ना और सुनना बहुत शुरू किया, बिकॉज ज़िंदगी लाइव का ज़्यादातर एपिसोड जितने लोगों ने देखा उनको पता होगा, यूज्ड टू बी वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी. अब आपके इतने डिस्टेंस पर एक लड़की बैठी है जिसके चेहरा तेज़ाब से जला हुआ है. अब टीवी की उस समय मजबूरी होती थी, हालांकि उस मजबूरी को मैंने तीसरे एपिसोड तक आते आते तोड़ दिया था. कहा जाता था चेहरा नहीं दिखाएंगे उस लड़की का, व्यूअर चैनल चेंज कर देगा. एक बार तो मैं मान गई, लेकिन तीसरी बार मैंने कह दिया कि शर्म तो समाज को आनी चाहिए ना, तो चेहरा और लड़की का हम क्यों छुपा रहे हैं. बट आप सोचो ना, आप टीवी पर दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, मैं तो उस बच्ची का चेहरा इतने डिस्टेंस से देख रही हूँ, किसी के चेहरे जली हुई आँख से पानी बह रहा है. उसके बाद जो भी राइट्स से रिलेटेड या जितने भी एपिसोड किए मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं. आई हैव गॉन थ्रू सेशंस ऑफ मेडिटेशंस. मतलब कई बार ऐसा होता था मैं रात में एकदम उठ जाती थी, नींद खुल जाती थी मेरी, रोने लगती थी मैं. कई बार किसी गेस्ट को मैं भूल नहीं पाती थी. जैसे कोई त्यौहार आया, लेकिन मैं सोचती थी कि अरे नहीं, उनके परिवार में तो, क्योंकि दुख ही दुख देखा ना. और मुझे हर कोई, कई बार मेरी फैमिली कहती थी कि प्लीज़ अपना वो काम और वो सब छोड़ के आया करो घर, क्योंकि तुम यू आर कैरिंग दैट सैडनेस होम. सो आई हैव हैड टू वर्क अ लॉट ऑन दिस. लेकिन डिसेंसिटाइज नहीं होने दिया मैंने खुद को, क्योंकि अगर डिसेंसिटाइज कर दूंगी तो फिर तो वही है कि आप संवेदनहीन हो गए और आपको फिर दूसरे का दुख समझ नहीं आया. लेकिन हाँ, उस दुख को स्वीकार करने का, सुनकर सहने का, और थोड़ी देर बाद खुद को उससे डिटैच करना, इस पे मैंने थोड़ी मेहनत की है कि भाई अब उनका दुख था, मैं जितना एम्पैथाइज कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ. बट बियॉन्ड दैट इफ़ आई कैरी इट विथ माई सेल्फ, तो या तो मैं ही बीमार, मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी. इसे बहुत, आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट. एक बार तो आपको मैं बताऊँ, आई डोंट वांट टू नेम द एपिसोड, बट मैं वो शूट करके आ गई और मैं फ्लाइट से उतरी, गाड़ी में बैठी, अचानक मैंने देखा मेरा चेहरा गीला हो रहा है. मैंने पहली बार जिंदगी में सबकॉन्शियस क्राइंग उसके बाद मैंने पढ़ा उसके बारे में, तो ऐसा होता है कभी कभी लोगों के साथ. फिर उसके बाद मैं ऑफिस आई अगले दिन, तो न्यूज़ रूम में किसी ने कहा तुम रो क्यों रही हो. मैंने कहा नहीं, रो तो नहीं रही हूँ.
मेरे आंसू बह रहे थे. एंड दिस वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसके बाद देन आई वेंट फॉर अ मेडिटेशन कैंप. तो मैं शाम को ऐसे एक शाम पहले जो हमारे कैंप के फैसिलिटेटर थे ओशो सन्यासी, उनको मैंने ऐसे ही बताया. मैंने कहा मैंने एक एपिसोड किया है और ऐसा ऐसा सुना है कि वो मैं दिमाग से निकाल नहीं पा रही है. अच्छा, उस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं, चुपचाप सुन लिया. अगले दिन जब मेडिटेशन सेशन हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया. बोले आप इन सब लोगों को बताइए आप क्या क्या सुन के आई हैं उस इंटरव्यू में. मतलब उस इंटरव्यू की तो ये हालत थी कि मैंने कह दिया था मैं एडिट पर नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं दोबारा वो सब नहीं तो मैं खुद एडिट पर बैठती हूँ. तो मतलब मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई. तो मैंने कहा नहीं, मैं बोलूँगी तो इन सब की हालत ख़राब हो जाएगी. बोले आप बाहर में जाएंगे सब लोग, आपकी अपनी हीलिंग बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू गेट दैट. जो भी आप सुन के आई हैं, इफ़ यू डोंट गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम यू विल फॉल इल. सो उन्होंने मुझे फोर्स किया. अब मैं बोले जाऊँ. मैं तो रो ही रही थी. सामने बैठे जितने लोग थे वो सब रो रहे थे. तो आप सोचिए वो तो एक एपिसोड की कहानी है, मैंने क्या क्या नहीं सुना है. और उसमें से भी हम लोग कितना एडिट कर देते हैं. जब आप तक वो कहानी पहुँचती है तो 3 या 4 घंटे शूट हुआ एपिसोड आपके पास टीवी के हिसाब से 38-40 मिनट 1 घंटे के एपिसोड में होते हैं, बाकी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं. आई हैव शॉट 1 एपिसोड फॉर 5 आवर्स एंड यू नो, सो बहुत मुश्किल होता था. मतलब मैं अभी भी कांट फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस. Any further questions? This is the only opportunity. Yeah, you are the author and you are the cause for this day. You are the reason for this day. So my question to you is, क्या आपको लगता है कि celebrate autism या जो different rituals होते हैं with respect to autism, it has just become a tokenism, a token kind of a thing. What should ideally be done? आदर्श रूप में क्या किया जाना चाहिए to eradicate the kind of mindset that people carry with respect to autism and autistic child. And और आप क्या सोचती हैं कि समाज को नई दशा और दिशा, समाज की दशा और दिशा परिवर्तित होगी? क्या केवल पुस्तक के माध्यम से ही परिवर्तित होगी? लोगों को सेंसिटाइज करना क्या पुस्तक के माध्यम से ही संभव होगा या उसके आगे और कुछ? मतलब मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी आगे की क्या कार्य योजना है, सो दैट कि मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाऊं आगे. एक्चुअली अवेयरनेस डे जो होते हैं वो ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें पता चले कि हमारे बीच ऐसे लोग भी हैं. क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इन चीज़ों को छुपाते हैं और बच्चे ये जो हैं ज़्यादातर घर के अंदर बंद रहते हैं. तो अवेयरनेस डे तो ज़रूरी है, बट सोसाइटी को सेंसिटाइज करना भी ज़रूरी है. आपने देखा होगा अथर्व को, अगर जो उसे नहीं जानता है वो नहीं कह सकता कि अब उसमें ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं. मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप मत बताओ, बिकॉज़ अब वो लगभग नॉर्मल हो चुका है. बट मैंने उसे कभी भी छुपाया नहीं. इसलिए नहीं छुपाया कि जब अगर मैं इस राह से निकल के बाहर आ रही हूँ, फिर मैं उससे सब चीज़ को नॉर्मल दिखा रही हूँ, तो फिर मैंने पीछे जो मेरे पीछे छूट गए माँ बाप, उनको मैंने क्या संदेश दिया? और इसमें क्यों छुपाना है? तो मैंने इसलिए कभी इस चीज़ को छुपाया ही नहीं. हाँ, सोसाइटी के साथ ये प्रॉब्लम होती है. मुझे एक इंसिडेंट याद है कि मैं इसको सोशलाइज कराने के लिए नीचे लेके जाती थी. जो प्लेग्राउंड था वहाँ बच्चे खेलते थे, तो मैंने इसे सोचा कि मैं इसे करके देखती हूँ कि ये बच्चों के साथ खेलता है कि नहीं. मैं थोड़ी दूर पे वॉक कर रही थी और मैंने इसे छोड़ दिया स्विंग्स पे. तो इसने उस समय इसके सेंसरी इश्यूज़ बढ़े हुए थे, तो आवाज़ से इसने कान पे हाथ रखा और थोड़ा शाउटिंग स्टार्ट कर दी. दूसरे बच्चों को उससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने कुछ बैड वर्ड्स बोले, और जब मैंने सुना और कहा आंटी ये आपका बच्चा, ऐसे ले जाओ आप यहाँ से. तो मैंने पूछा क्यों बेटा? तो उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड बोले जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट उस समय मुझे ये लगा कि इन बच्चों की गलती नहीं है. इन्हें पता ही नहीं कि उनके अगल बगल किस तरह के बच्चे हैं. तो ये माँ बाप का भी कर्तव्य है बताना कि ऐसे भी बच्चे हैं समाज में, और ये उतने ही समाज के हिस्सेदार हैं जितने आपके बच्चे हैं. ऑटिस्टिक बच्चे, डाउन सिंड्रोम बच्चे, जो भी स्पेशल बच्चे हैं, वो सब भी वैसे ही हिस्से हैं जैसे हमारे नॉर्मल बच्चे हैं. तो मैं अपनी तरफ से यही करती हूँ कि मैंने कभी छुपाया नहीं कि अथर्व एक ऑटिस्टिक बच्चा है, और
उसको जैसा है मैंने वैसे एक्सेप्ट किया और लोगों के बीच भी जा कर के बताया है कि हाँ उसके पढ़ने का ढंग ये होगा। उसको किसी चीज़ों को स्कूल में भी मैंने बताया है कि आप उसको सीधे कुछ नहीं कह सकते हो, आपको थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस में बोलना है, इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर होने चाहिए। जो भी चीज़ है मैं अपनी तरफ से अवेयरनेस करने की कोशिश करती हूँ। और हमारा जो ग्रुप है, विश्वास करो आपकी, हमारा जो स्पेशल मदर्स का ग्रुप है वो मज़े भी बहुत करते हैं। इनफैक्ट जो हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ कि हमारे सेंटर पे एक न्यू मदर आई जिनके बच्चे तुरंत डिटेक्ट हुए थे, वो बहुत सैड थी और हमारा ग्रुप ऐसा हो चुका था कि हम इन सब चीज़ों से निकल चुके हैं, तो हम बहुत हंस रहे हैं किसी बात पे और वो हम लोगों को इतनी आश्चर्य से देख रही है कि वो सोचने लगता है बच्चे के साथ इन लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है कि इतने हंस क्यों रही हैं ये लोग। तो क्योंकि हमारा जो एक ग्रुप है हमने एक्सेप्ट किया है, ठीक है हमारे बच्चे जैसे हमें वैसे ही पसंद है और हम उसे कभी छुपाते नहीं हैं। तो अपनी तरफ से तो मैं यही कोशिश करती हूँ और मैं बहुत सारे ब्लॉग्स भी लिखती हूँ और मैं टाइम टू टाइम इस पे आर्टिकल्स जो भी है फेसबुक पोस्ट देने की कोशिश करती हूँ कि आप छुपाओ मत, आप इस चीज़ को सामने लाओ। और मैं ये भी कहती हूँ कि आप सबको भी कहती हूँ कि जब आप अपने बच्चों के बर्थडे पार्टी करो तो उन बच्चों को भी बुलाओ, क्योंकि जनरली ये बच्चे सबसे ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करते हैं बर्थडे पार्टीज़ में नहीं बुलाने के कारण। तो आप बुलाओ, आप कहो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ आओ, आप हो सकता है आप हैंडल करना नहीं जानते होगे तो आप पेरेंट्स के साथ बुला लो उसे, लेकिन बुलाओ, क्योंकि ये बच्चे भी बर्थडे उतना ही एंजॉय करते हैं जैसे दूसरे बच्चे करते हैं। मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगी। जब हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव उसकी बात करते हैं तो मुझे अब ऐसा लगता है एटलीस्ट नोएडा या दिल्ली एनसीआर में स्कूल्स आर मेकिंग दैट एफर्ट। पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे याद है एक बार मेरी बेटी के स्कूल में स्पेशल चिल्ड्रन भी हैं, तो एक दिन घर आके रोई, किसी स्पेशल चाइल्ड ने उसको थप्पड़ मार दिया होगा। तो एज अ पेरेंट मैंने उसको सबसे पहले कहा कि बेटा तुम कभी ऐसे किसी बच्चे पर तुम हाथ मत उठाना, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। वो ठीक है कभी उसमें हो सकता है एंगर आया हो, कुछ प्रॉब्लम होगी, उसके इश्यूज होंगे। और ये उस समय शायद 6th में रही होगी जब मैंने उसको ये बात बताई, और मुझे इतना अच्छा लगा जब वो 12th या 11th में जब आई तो उसने मुझसे आके कहा कि मम्मा वो फॉर्म आया था कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्क्राइब आई थिंक बोलते हैं ना, वो एग्जाम पेपर लिखने के लिए, आई हैव वॉलंटियर्ड टू बी वन ऑफ देम। आई फेल्ट सो प्राउड एज अ मदर कि ठीक है मैंने उस समय उसको जो सिखाया, मैंने स्कूल जाकर कोई उस बच्चे की शिकायत नहीं की, ना इससे कहा कि उससे दूर रहना, मैंने सिर्फ इससे इतना कहा कि बेटा उनकी अपने इश्यूज हैं, यू नीड टू बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर इशू। और ऐसा कोई तो उसने तुम्हें ऐसा नहीं मार दिया कि तुम्हें बहुत चोट वोट तो नहीं लगी है, सो डोंट। तो 11th में अच्छा फिर बोली, कहती हालांकि मुझे जिस बच्चे का पेपर लिखना है वो भी उसमें थोड़ा अग्रेशन है, सो आई सेड जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करके करना। और थोड़ा आई थिंक हाइपर एक्टिव बच्चा था वो, बट इसने इतनी समझदारी से उस बच्चे को हैंडल करके इसने उसके सारे पेपर्स लिखे। सो मुझे लगता है जब स्कूल एफर्ट कर रहा है, स्पेशल चाइल्ड है वहाँ पे, वो दूसरे बच्चों से कह रहे हैं कि भाई इनके लिए पेपर लिखो, तो वो उतना उन्होंने तो गैप को ब्रिज करने की कोशिश की है। एज पेरेंट्स, एज सोसाइटी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि कैसे उनको, क्योंकि आगे भविष्य तो उन्हीं को देखना है। हेलो रीचा मैम, ये मैम हमारा जो हिंदी समाज है, हिंदी पट्टी पे अगर हम कोविड पैंडेमिक से पहले देखें तो हम लोग ना मेडिकल इशू पे बात नहीं करते। वो न तो जो हमारे डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं होते थे, वो ये कोविड ने बहुत कुछ बदला है। हमने आपका एनके अरोड़ा का पूरा लाइव देखा था। हाँ, तो उसके बैक एंड में मैं था, इसी कारण पूरा पता है। हाँ, तो हम अपने समाज को जब हमारा मेडिकल टर्म पे बात नहीं करता तो ऑटिज्म जैसी समस्या पे हम कैसे समाज को अवेयर करें कि हमारा समाज इस सब पे बात करे। जनरली अगर हम देखें तो माता पिता होता कि बच्चों की गलतियों को या कुछ चीज़ को लोग बताते नहीं। वो कोविड में हमने देखा है कि लोग कोविड टेस्ट नहीं कराते, अरे बगल वाला क्या बोलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम अपने समाज को कैसे अवेयर करें? आरती जी ने तो अपना काम कर दिया, अब हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है? देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, एक तो मीडिया को अपनी बहुत भूमिका निभानी चाहिए, जो कि मुझे आजकल लगता है कि मतलब मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया फाइनली छोड़ी इसीलिए दिया कि मुझे लग रहा है अब वो जिम्मेदारियां बहुत हद तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। इवन जब ज़िंदगी लाइव में मैं ये एपिसोड्स करती थी तो मुझे कई बार लगता था कि इन विषयों पे बात ही कहाँ हो रही है। और आप सोचिए हम 2007 में जब मैंने, देखिए सोसाइटी में बदलाव आ रहे हैं और वो बदलाव मैंने 2007 में जब ज़िंदगी लाइव शुरू किया और आज 21 में जब मैं ज़िंदगी विद ऋचा कर रही हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे पहले सीज़न में हमने होमोसेक्सुअलिटी को एज ए टॉपिक छोड़ने की कोशिश की।
तो मेरे बॉस ने कहा कि भाई लड़कियां भी होती हैं, दोनों सब आने चाहिए, ऑल जेंडर्स। एक भी लड़की नहीं, एक भी नहीं। बड़ी मुश्किल से हमने 3-4 आदमी, वो भी जो ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पे थे, जो पब्लिक हो चुके थे। मानवेंद्र तो ओपरा के शो में जा चुके थे, वो फिर हमारे शो पर भी आ गए, नो बिग डील। 3rd सीजन आते आते आई हैड गर्ल्स ऑल्सो, 3 या 4 सीजन। चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ पे बात करने वाला जिंदगी लाइव पहला हिंदी शो था, जिसने तब उनका क्या नाम है, हरीश अय्यर, जो बाद में सत्यमेव में भी गए थे। तो मुझे लगता है हमारी भूमिका बहुत बड़ी है। आपको मैं बताऊं 498A जो मिसयूज डाउरी एक्ट होता है, जिसका मिसयूज हो रहा है, अब आज कितनी बात हो रही है मिसयूज हो रहा है। हमने 2007 में जब उठाया था ना, तो हमने बहुत गालियां भी खाई थी, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं महिला अधिकारों की सबकी बात करती हूँ, लेकिन हर स्थिति में मेरा ये कहना होता है कि आपको अगर जो अधिकार मिले हैं, अगर आप उसका फिर मिसयूज करेंगे तो बहुत सारी उन औरतों का नुकसान आप कर रहे हैं जिनको एक्चुअली दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मुझे लगता है मीडिया को हमेशा समाज का हिस्सा है ना, तो जब तक ये वाले इश्यूज, और डॉक्टर्स, देखिए मुझे लगता है डॉक्टर तो अपना काम कर रहे हैं। अभी कोविड में तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया इतना पब्लिक होने का, अदरवाइज आई फील आई एम अ डॉक्टर्स डॉटर। मुझे लगता है डॉक्टरों को तो अपना काम करते रहने दें, उनसे हम उम्मीद ना करें कि वो हर समय आके पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे चाहे ऑटिज्म हो कुछ भी समझाएं। इट्स अस एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली, हमारी जिम्मेदारी है कि जिस भी फोरम पर हम बोल सकें हम बोलें, और जितना बोल सकें जितना। आजकल तो सोशल मीडिया इतना अच्छा हमारे पास प्लेटफॉर्म है ना, आप आज घर जाइए, इस प्रोग्राम के बारे में लिखिए, आप इनकी 3 किताबों की तस्वीर डालिए और आप ये लिखिए कि हर उस व्यक्ति से शेयर कीजिए जिसको आप जानते हो कि ऐसा कुछ हो। तो मुझे लगता है डॉक्टर्स को अपना काम करते रहने देना चाहिए ज़्यादा ही। अभी तो कोविड में उन बेचारों को अपना काम भी करना पड़ा और ये एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ी लोगों को समझाने की। माई फादर इज 70 एंड थ्रू आउट द लॉकडाउन वो काम कर रहे थे एज अ कोरोना वॉरियर, उन्हें वैक्सीनेशन भी लगा। और मैं उनसे गुस्सा होती थी कि घर बैठ जाओ, तो बोलते थे बेटा सारी ज़िंदगी डॉक्टर इसलिए थोड़ी की थी कि इस समय घर बैठ जाएं। सो आई थिंक दे आर डूइंग दैट ड्यूटी। हम लोग नहीं शायद उतनी कर पा रहे हैं, एंड मैं तो कहूँगी एज मीडिया प्रोफेशनल हम बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ। 3-4 ऐसे घटनाएं हुई जहाँ जुवेनाइल्स ने गाड़ियाँ चलाईं और किसी की मौत हो गई सड़क पर। आप अभी गुड़गांव का केस है, 2000 उस समय 14-15 की बात है, मैं तब आरजे थी दिल्ली, मेरी जान में ब्रेकफास्ट शो करती थी। तब एक लड़का 32 ईयर ओल्ड, और जिस लड़के ने मारा, अब आप यहाँ पे देखिए कुछ ब्यूरोक्रेसी से भी लोग हैं ना, वो लड़का 1 हफ्ते बाद 18 साल का होने वाला था। आई होप कोई जुडिशरी से यहाँ हो प्लीज़, मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, पापा की BMW मर्सिडीज यही सब होती हैं, यही निकलती हैं, ऑडी वॉडी। उस बच्चे पे 2-3 बार दिल्ली पुलिस पहले चालान कर चुकी थी। मैं कहती हूँ गाड़ी जब्त क्यों नहीं कर ली दिल्ली पुलिस ने, छोड़ दिया 2-4 ऐसी 500 रुपये का चालान करके। उस बच्चे ने एक 32 साल के लड़के की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। वो लड़का आज आराम से विदेश में पढ़ रहा है। 1 हफ्ते में आपने उसको जुवेनाइल माना। वो गाड़ी चला रहा था, उसके फादर ने अच्छा नए अमेंडमेंट्स भी आ गए हैं। उसके बाद भी अभी गुड़गांव में एक केस हुआ है, उस पर मैं इतना ट्वीट कर रही हूँ, लिटरली हर दिन मैं ट्वीट कर रही हूँ। लेकिन दोनों बच्चे नशे में धुत थे। डिवाइडर तोड़ के एक सुबह कई बार लोग बाइकिंग ग्रुप वाले जाते हैं ना, एक आदमी, उसके भी 2 अपने बेटे थे, ही वॉज 45-46 ईयर ओल्ड मैन, उसको उड़ा दिया। आलोक गुप्ता इज नो मोर। लेकिन जो दोनों बच्चे जो शराब पिए थे उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनके पेरेंट्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि नया एक्ट कहता है, आप कह रहे हो ना जिम्मेदारी की बात, ठीक है, नया एक्ट कहता है कि ओनर ऑफ द व्हीकल शुड बी अरेस्टेड। जिस आदमी ने कार किसी तीसरे आदमी की थी, उसने अपने घर पे अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी की, सॉरी मैं थोड़ी मुद्दे से भटक रही हूँ, लेकिन वही मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहती हूँ कि जितनी जगह मैं ये मैसेज, किसी बच्चे की उसने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी की, क्या उसको पता नहीं था उसके बच्चे, बेटा और सब दोस्त शराब पी रहे हैं? और फिर उन बच्चों से कहा बेटा मेरी कार ले जाओ अपने घर। सुबह 6 बजे इन्होंने उस बच्चे, कोई बात ही नहीं कर रहा मेन स्ट्रीम मीडिया में। एक ट्विटर पे मैं अकेले लड़े जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ चार्जशीट फाइल हुई है, 6 महीने हो गए, उसकी वाइफ लड़ रही है अकेले आलोक गुप्ता की। हु इज टॉकिंग अबाउट यू? आर यू टॉकिंग अबाउट इट? हाँ, लेकिन अभी आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बिग बॉस पे कोई स्टोरी आ जाए सब शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे। हम सबको बहुत दिलचस्प, मैं तो आज तक एक भी सीजन का एक भी एपिसोड नहीं देखा, बट हमें ना अपने अंदर झांकने की जरूरत है। मैं कई बार लोग मुझसे कहते हैं आप लोग ये क्या दिखाते हैं? मैंने कहा देखिए टीआरपी तो आप ही दे रहे हैं ना, तभी उतनी बकवास चल रही है कि इसमें क्या हुआ, उसमें उस फिल्म स्टार से जुड़ी कोई कहानी होगी। अगर गुड़गांव केस में भी गाड़ी चलाने वाला कोई फिल्म स्टार का बच्चा होता या मारा जाने वाला कोई सेलिब्रिटी होता तो सब मीडिया वाले माइक लेके खड़े होते। रीज़न आप भी हैं इसके, क्योंकि आप ऐसी कहानियां, आप ही ऐसी स्टोरीज देख रहे हैं। ये गुड़गांव का केस आप में से किसी ने नहीं सुना होगा, क्यों नहीं सुना? who's responsible? तो मुझे लगता है हम सबको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि अगर सामाजिक चेतना नहीं जाग रही है ना बहुत सारी चीजों में, तो उसके जिस दिन आप ये मान लेंगे ना कि आप भी जिम्मेदार हैं, उस दिन आप बदलाव ले आएंगे।
ट्रस्ट मी। एसिड अटैक विक्टिम्स के बारे में कितने लोग बात करते हैं? हम ना चेहरा ऐसे कर लेते हैं, हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं, तो हम समाज हैं, हम उसके दर्द से ये तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैंने एसिड अटैक सर्वाइवर्स का बहुत सारे शोज़ किए हैं, उसमें एक बच्ची आई थी, उसने मुझे ज़िंदगी का ये सबक भी दिया था। सॉरी मैं बहुत लंबा बोल रही हूँ, कि हम छोटी छोटी बातों पे शिकायत करते हैं, हमारे साथ ये हुआ। वो बच्ची न्यूबॉर्न थी, अपनी माँ की गोदी में थी, और पिता ने माँ पर तेज़ाब फेंका। एक होता है ना, कई बार कुछ लोगों को पता होता है कि हम पहले ऐसे दिखते थे, हमला हुआ उसके बाद लड़कियाँ, दिस गर्ल डजंट इवन नो कि ईश्वर ने उसको क्या चेहरा दे के भेजा था, क्योंकि वो तो 1-2 महीने की थी। पिता जेल चला गया, मदर की डेथ हो गई, उसके बाद ये कुछ साल तो अस्पताल में ही रही क्योंकि इतनी एसिड से झुलसी हुई थी। उसके बाद इसको किसी अनाथ आश्रम में भेज दिया गया, वहाँ पली बढ़ी, वहाँ पढ़ के इस लड़की ने नौकरी की। बोली मुंबई में कंपनी में थी, तो एक दिन एचआर ने बुलाया, और एचआर ने, आप यकीन करेंगे, मतलब आप लोग सब अंदर अपने आप शर्म कीजिएगा, एचआर ने उससे कहा कि हमारे पास मेल्स आ रही हैं, सब कह रहे हैं कि अरे हमारी ज़िंदगी में अपनी और बहुत समस्याएं हैं, सुबह सुबह आके इसका चेहरा भी देखना पड़ता है। इस वजह से उस लड़की को नौकरी छोड़नी पड़ी। मैं वहाँ बैठे बैठे ना, मुझे लगा कि जैसे मैंने कहा ना, मुझे लगा आई एम पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी, सेम इनसेंसिटिव सोसाइटी, जो ये कह देती है कि इन बच्चों के साथ अपने बच्चों को नहीं जो खेलने देना चाहती, जो एसिड अटैक सर्वाइवर से अपना मुंह मोड़ती है। तो हम क्या कर रहे हैं? और उस लड़की से फिर मैंने कहा, तुमने इतना सब झेल लिया, कभी दुख होता है, कभी ईश्वर से कहती हो वाई मी, कहती इतनी छोटी छोटी बातों की चिंता करूंगी तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ूंगी। और मुझे लगा ओ माय गॉड, शी इज माय टीचर। ये कह रही है, इतना झेलने के बाद कह रही है छोटी छोटी बातों पे ध्यान क्या देना। तो आप समझ रहे हैं। सो आई थिंक अब वक्त आ गया, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो दिखाया जा रहा है वो सब बकवास है और हमें कुछ ठोस अच्छी कहानियाँ या अच्छे इश्यूज उठाने चाहिए, तो आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए। आप फेसबुक पर जहाँ जहाँ आपका, अपने ऑफिस में 4 लोगों से, अपने परिवार में 4 लोगों से उन कहानियों को साझा कीजिए। हम जैसे कुछ लोग तो बना रहे हैं ना, लेकिन अभी वही है, मैं किसी फिल्म स्टार का इंटरव्यू कर रहा हूँ, उसके लाखों में व्यूज़ आ जाएंगे। परसों मैंने एक लेडी की स्टोरी की है, प्रकाश कौर जी, उनको पद्मश्री मिल रहा है इस साल, वो एपिसोड अपना चल रहा है, 12,000 व्यू, 13, ऐसा धीरे धीरे बेचारा। वो लेडी पिछले 30 साल से जलंधर में झाड़ियों में बच्चियाँ फेंक दी जाती हैं, उन्होंने बोली, कहती हैं कुत्ते के मुंह से मैंने बच्चियाँ निकाली हैं, और वो पाल रही हैं 1000 इस समय जब मैं उनके यहाँ जलंधर गई तो 80 बच्चियाँ थीं, 1000 बच्चियाँ वो पाल चुकी है लेडी। एक बच्ची ने कनाडा से हमें मैसेज भेजा, उसने कहा आई एम द गर्ल जिसको उन्होंने कुत्ते के मुंह से निकाला था, और आज मैं यहाँ हूँ, ये हूँ। कोई देख नहीं रहा, मतलब देख रहे हैं लोग, एपिसोड आराम आराम से धीरे धीरे स्पीड पे चल रहा है। अभी मैं ले लूँ किसी बिग बॉस के कंटेस्टेंट का, आप देखिए क्या धड़ल्ले से, लेकिन आई हैव मेड इट अ कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे वो लाखों व्यूज़ नहीं चाहिए, मैं ऐसी कहानियाँ दिखाना चाहती हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी, आप देखिए भी तो उसको, आप उसको देखिए, उसको शेयर कीजिए। प्रकाश कौर जी कौन है, कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं जितेंद्र सिंह शंटी कौन है, जिनको इस साल अगेन पद्मश्री मिल रहा है। वो आदमी 25 साल से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रहा है दिल्ली में, और इस कोरोना में भी करते रहे, इसलिए उनको पद्मश्री मिल रहा है। हमने अभी उनका एपिसोड अपलोड किया। सो जो लोग ये काम कर रहे हैं, आपको उनको सपोर्ट करना, आपको इनकी किताब को सपोर्ट करना चाहिए। इन्होंने तो कर दिया ना अपना काम, अब आपका काम, मेरा काम है, अब हम सबका काम है, एज आई सेड, तो वही होगा। लेकिन हमारे एटीट्यूड में सच्चाई बता। आपका नाम क्या है सर? सुभाष जी। हमारी बता आदत क्या है, सरकार ने ये नहीं किया, मीडिया ने ये नहीं किया, हमारे बॉलीवुड वाले ऐसे हैं, ये ऐसा है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, हम सबको गालियां दे लेते हैं, पुलिस हमारी ऐसी है। हम क्या हैं भाई? कैन आई मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड? डू दैट। Thank you so much, ma'am. We really need to internalize whatever has been said today on the podium and ponder over it for the days to come. अब मैं श्री कुमार आनंद से आग्रह करती हूँ कि वह धन्यवाद ज्ञापन करें। और मिस्टर कुमार आनंद is Joint Commissioner under Uttar Pradesh government and husband to the author. For today, I am not a joint commissioner. Let's say husband to the author, and I feel elated about that. Is it not okay? Revered chief guest ma'am of this August gathering, rich honor to the ma'am. Cause for the ceremony or reason for the ceremony, the author, who happens to be my wife. Honorable guest of honor, Sri Anand Vijay Jha ji,
friend from the media, ladies and gentlemen, I have been called upon on the dais to express my vote of thanks, but with due permission from the chief guest, ma'am, I want to start with a poem of self-respect and dignity to be dedicated to the parents of autistic children. Ma'am, if you allow. यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। This poem depicts and elaborates the dignity and self-respect, because that dignity and self-respect is the need of the hour to be kept by the parents of the autistic children. They should keep that dignity and self-respect intact and keep working, because life in itself is a battle, and we have to fight this battle against all odds, and that is very, very important in life. अब मैं ऑटिज्म पे आता हूँ, जिसके बारे में पूरी चर्चा हुई है, लेकिन मैं बस संक्षेप में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के शुरुआती दौर में सबसे बड़ी चुनौती उनके स्पीच और कम्युनिकेशन की ही होती है, और इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए मेरी पत्नी ने स्वयं के अनुभवों और स्वयं के प्रयोगों को बोल हल्के हल्के 1, बोल हल्के हल्के 2 और बोल हल्के हल्के 3 के रूप में पुस्तक का स्वरूप प्रदान किया है। आज इस श्रृंखला की तीसरी पुस्तक बोल हल्के हल्के 3 का लोकार्पण ऋचा अनिरुद्ध मैम के हाथों से किया जाना, इनके कर कमलों से किया जाना, जो स्पीच की ट्रिलॉजी है, ये एक तरह से ट्रिलॉजी है, इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं ऋचा अनिरुद्ध मैम के बारे में, अभी तक बहुत ही गूढ़ विषय पे चर्चा हुई है ऑटिज्म के बारे में, लेकिन एक लाइटर नोट पे, लाइटर वेन में मैं ऋचा मैम के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मैम को तो आना ही था यहाँ पे। अब आप लोग आश्चर्य करेंगे कि क्यों आना था। मैं बताऊं, मेरे छोटे बच्चे का नाम अथर्व है। दैट इज वन ऑफ द वेदास, दैट इज द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस, दैट लिटरली मीन्स द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस, एंड ऋचा मीन्स हिम, HYMN, हिम। दैट इज वन, जो पद्य के रूप में लिखा हुआ वेद मंत्र होता है, दैट इज ऋचा। सो दे वर बोथ नेचुरली कनेक्टेड, and she had to be there, and she made it her presence. That's what Richa and Atharva mean all about. इसीलिए मैम को तो आना ही था on a lighter note. लेकिन मैम के बारे में क्या कहूँ, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कुछ चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, that doesn't need any explanation and she needs no introduction, क्योंकि इनके जो सामाजिक सरोकार रहे हैं और सामाजिक समरसता और मानवीय संवेदनाओं से युक्त महिला का प्रतिमान जो है, that is getting reflected in the persona of Richa Aniruddha ma'am, and that is not an exaggeration, I am telling you, my dear friends, and give a big clap because she deserves it. तो अब मैं इस बात पे ये कहता हूँ कि इस पुस्तक के लोकार्पण हेतु ऋचा मैम का उपस्थित होकर उनके कर कमलों से लोकार्पण किया जाना, ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग, इनकरेजिंग है, क्योंकि ऋचा मैम के व्यक्तित्व के बारे में जैसे मैंने चर्चा की, और वो बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने गेस्ट ऑफ ऑनर श्री विजय आनंद झा जी का, जो संप्रति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के SAID, अब इसका फुल फॉर्म मुझे झा साहब पता नहीं है, लेकिन इसको मैं सेड बिजनेस स्कूल कॉर्पोरेट अफेयर्स एकेडमी के सम्मानित सदस्य हैं, और सिविल सर्वेंट के रूप में बहुत ही बड़ा और विस्तृत अनुभव इनका रहा है। इसके लिए इन्हें विशेष धन्यवाद देता हूं। कारण मैं बताता हूं, इसलिए क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर मेरे द्वारा दिए गए आमंत्रण को इन्होंने तत्काल स्वीकार कर लिया, और he readily agreed to come over to this place, and he was almost on time, and that shows his punctuality and appropriate timeliness with which he came and graced the occasion. For that I wish him well and I congratulate him for that. And at the same time I must say, क्योंकि झा साहब ने एक प्रपोजल जो दिया है कि ऑटिज्म एक ऐसा विषय है जिस पे हम सब लोगों को मंथन करने की आवश्यकता है, जो ऐसा मैम ने, ऋचा मैम ने कहा कि वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट
We need to look within ourselves as to where we stand as human beings. That is what is the most important. Our humanity is at stake. Our humaneness is at stake. So we should not lament about it. We should not wail about it. As my wife said, we should not be scared about it. We must talk about it. And that is what talking. भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है. I'm telling you, my dear friends, India is a country of शास्त्रार्थ, जहां पे तर्क वितर्क होता है. तो why not to discuss around the table? That is the most important. We have to set our inhibitions as early as possible. That is the most important thing. These inhibitions have to be broken. These ivory towered approach, so-called ivory tower that we have created around ourselves, that ivory towered approach has to be broken as early as possible. Then only this wall of differences and discrimination will dissipate. That is what is more important in my opinion. And I hope you will all agree with this. मैं इन एब्सेंसिया एक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं, if you permit. Harshvardhan Pant. He is a very, very close friend of mine. He was in JNU in 96-98, if I remember it very appropriately. I was doing MA in IR, and he was there, a very close friend of mine. We were hostel mates, batchmates automatically we were there. He is a big name in IR. Globally, I must say, he is the director in the Observer Research Foundation, and simultaneously he is also holding the post of Professor of IR, specifically Defense Studies, in the King's College London. Yesterday night at 1:30 a.m., he dropped me a message that, sorry Anand, I will not be able to come because 3 of my staff have been found COVID positive, and I am following the COVID protocol, and I am being quarantined. He is going to be tested today. He has been tested perhaps, and I'll ask him later on. So due to this very fact, due to this very reason, he is conspicuous by his absence. But in absentia, he must be watching in the YouTube, I presume. And definitely he is watching, and he will definitely give me his feedbacks. So I congratulate him, and I thank him for the kind of approach that he had extended towards me. मेरे वाणिज्यकर विभाग के मेरे 2 साथी जो मेरे मित्र हैं, मैं परिचय कराना चाहता हूं, और मैं साथ ही साथ इस अकेजन का इस्तेमाल मैं इस रूप में करना चाहता हूं कि किसी को, इवेंट मैनेजर को, किसी को मैं बोलना चाहता हूं कि वो फूल बुके से अमित मोहन जी हैं, इनका स्वागत करिए. ज्वाइंट कमिश्नर कॉर्पोरेट सर्कल है. नहीं, you are one of my guests. He is Joint Commissioner Corporate Circle, Greater Noida, Amit Mohan, and he belongs to my batch. He is my batchmate, and coincidentally, we 2 batchmates are here in Noida. And here is Mr. Mukesh Chandra Pandey. He is Joint Commissioner, Executive, Range B, Noida, and he belongs to 2001. I think you deserve it. Please. They are more of family than my departmental colleagues. Ma'am, they are more of family than my departmental colleagues. That's why they have graced the occasion on short notice. मैं मीडिया के अपने मित्रों और इस अगस्त गैदरिंग में उपस्थित समस्त आगत अतिथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं. मैं इस पुस्तक के प्रकाशक भारत बुक सेंटर के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं, और मुद्रक गोयल साहब आए होंगे, गोयल साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि जब मैम का अप्रूवल मिल गया, आई एम्फसाइज्ड अपॉन हिम टू गेट द बुक प्रिंटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, and he met the deadline appropriately. And I was in a position to hand it over to ma'am, the draft and all those things. तो मैं प्रकाशक और मुद्रक इन दोनों का आभार व्यक्त करता हूं. Last but never the least, I express my thanks and blessings. I can bless her always. I can express my thanks and blessings to the anchor Palak Jha for her beautiful expression and beautiful use of words, choicest use of words, I must say, which kept the momentum of the entire function going at a breakneck speed. And she deserves applause, a big round of applause for all these things. और मैं सबसे अंत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की कुछ पंक्तियों का उल्लेख कर रहा हूं,
और इसके अतिरिक्त मैं एक और उल्लेख करूंगा जो कोट अनकोट वाला होगा। तो सबसे पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता का उल्लेख करता हूं और इस पे मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि कुछ आत्म मंथन का समय है, आत्मचिंतन का समय है। ये समय ऐसा है कि हर व्यक्ति को, जैसा मैम ने कहा, मेरी वाइफ ने कहा, सब लोगों ने कहा, आनंद सर ने कहा कि this is a time, this is high time that we need to introspect and look within ourselves as to where we stand as human beings. Within course, this humanity is under question. So we should behave and act like human beings, not as animals, not as monsters. So they are very much a part of the society. This inclusiveness has to be there. This social inclusion. These are high-sounding words, but it must be actually meant to be done. It's very, very high time that these words should be actualized. Should be actualized. And मैं अटल जी की कविता से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नई ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं. Every time you have to sing a new song. You don't have to yield. You don't have to succumb under pressure. That is what is more important in my opinion. Because life is in itself a battle. There are commas and there is never a full stop. So life has to go on. Life is what is more important because God has plans for every child in this world, my dear friends. God has designs, God has plans for every child in this world. And that is very important. तो इस पे भी मंथन करना चाहिए. और मैं कुछ दिन पहले मैम टाइम्स ऑफ इंडिया में आई एम अ रेगुलर एंड एविड reader of the speaking tree in Times of India. I like each and every word of the speaking tree and I religiously follow that as a matter of routine. तो मैं पढ़ रहा था मैम, तो स्वामी मुकुंदानंद के बारे में. He is a spiritual guru kind of a person. Truly a spiritual guru. उन्होंने कहा था, I quote, difficult circumstances are given to us by the Almighty for the purpose of making us grow and evolve. That is what difficult circumstances should be taken to be. Just, he gave an example. Just as a carpenter uses sandpaper to smoothen the rough edges, in the same manner, the universe provides us with hardships and difficulties that propel us. He used the word compel, but instead I have used the word propel because propel has a positive tinge attached to it. And compel has a negative tinge attached to it. So with due permission and all those things, because I'm not allowed to change the quote unquote part, but I changed that from compel to propel. That propels to grow and evolve. That is what difficulty is all about. It should be taken as a blessing of the Almighty. Maybe there is a plan, there is a big design of God, there is a big plan of the Almighty. So, we all parents of the autistic children should take the situation in the same vein, in the same spirit. And that is what is more important. And the moment we start doing that, I must tell you, at the end of the day, we'll be winners, and winners all the way. Lastly, I forgot 3 names, and I'm really very, very sorry for that, because I express my thanks to Shreya Chaudhary, my niece, Ananya Chaudhary, my niece, Asmit Anand, my elder son, who is studying in Jaipuria School, St. Anandram Jaipuria, and especially my younger son, Atharvanand. Atharv means, and he needs all of your blessings. Because blessings, count your blessings. That is what our forefathers and elders have always told us. You must always count your blessings. Because that is what is more important in life than anything else. We all are
believers in fate, destiny, and all those things, but never forget the karma. That karma is very important in life, and that is what we are doing, and that is what we will keep on doing till our last breath. With these words, and मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैम की उपस्थिति ने निश्चित रूप से इस पूरे समारोह में, जो बुक लोकार्पण का समारोह है, इसमें 4 चांद लगा दिए, और हम लोग निमित्त मात्र हैं, लेकिन मैम की उपस्थिति ही अपने आप में एक प्रेरणादायक है. It's a true inspiration for us. I have been an ardent admirer of ma'am. I remember in 2015 when she went to Lucknow for the Hindustan Sikhar Samagam, one of my friends, Mr. Manish Jha, who was the head of that Hindustan unit in Lucknow and the Eastern region, he invited me, and I had a chance to meet Richa Aniruddha ma'am. There were a lot of other people also. Sasi Sekhar sir was there, and many other people were there. And वो जो तिनका तिनका तिहार लिखा था, yes, Vartika Nanda ji was there. But I made it a point, this doesn't, I'm not being, they are all great people. They're all great people in their own ways. But there are certain leanings, leanings. So I had a leaning towards ma'am, I had a true admiration. I'm an ardent admirer of hers. And the way she has expressed herself, she has expressed everything. And that is the icing on the cake. This performances would not have been complete had ma'am not been there. And with these words, I come to a close. Thank you very much. अब मैं लेखिका से निवेदन करना चाहूँगी कि वह ऋचा मैम और आनंद सर की सराहना के लिए उन्हें भेंट प्रदान करें.